गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे ना। तो आज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के कुछ स्पेशल केसेस की हम बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला केस अपना आएगा इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शंस। देखो मेडिकल वालों को बायो में भी इसकी जरूरत पड़ेगी ना। बैक्टीरियल ग्रोथ के अंदर भी क्या होता है अपना फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है ना। तो अगर अपन बात करें बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स की तो यहाँ पे भी हम क्या बोल सकते हैं, इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। It follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पर यहां देखना, यहां जब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात करेंगे ना तो कुछ चीजें डिफरेंट चल रही होंगी। कि मान लो कोई भी बैक्टीरिया था वो ग्रो कर रहा है ना, उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है और वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, बी बैक्टीरिया बनता जा रहा है। तो इनिशियल टाइम पे अगर मैं टाइम टी इज इक्वल टू जीरो की बात करूं तो मान लो इसकी कंसंट्रेशन कुछ बी रही होगी। ठीक है, और किसी टी टाइम पे अब इसकी कंसंट्रेशन तो बढ़ रही होगी, बढ़ेगी तो क्या होगा, बी प्लस एक्स हो गया होगा। कितना हो गया होगा, बी प्लस एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो जैसे रेट इज इक्वल टू क्या लिखने वाला हूं मैं, के इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जैसे हम पहले क्या लिखते थे यहाँ पे रेट के अंदर, अगर बात करते थे रिएक्टेंट के लिए माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, पर यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ तो अपन क्या लिखेंगे, डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के। ठीक है, इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो थोड़े से वेरिएबल्स को सेपरेट करें तो क्या हो जाएगा, डी बी बाई बी इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई डी टी। तो अगर इंटीग्रेशन करें तो देखना टाइम जीरो पे बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन अपने बी ली हुई है और किसी टाइम टी पे क्या लिया हुआ अपने, बी प्लस एक्स। तो अगर मैं यहाँ इंटीग्रेट करूं तो देखो वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एल एन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एल एन ऑफ बी बना होगा। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके ही मैं स्टेट लिख देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ तो के इंटू टी बन गया होगा। और चेक करो यहाँ पे क्या हो गया होगा, एल एन ऑफ बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी। तो अगर लॉग में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हम डिकम्पोजिशन में रिएक्टेंट के लिए लिख रहे होते थे तो क्या लिखते थे, ए नॉट बाई ए टी ना। पर यहां थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बी प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी हो गया। अच्छा, वहां पे क्या आता था, हाफ लाइफ आता था, यहां पे आता है जनरेशन टाइम। बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शन में क्या होता है, जनरेशन टाइम। ठीक है, जनरेशन टाइम होता है कि कितने टाइम के अंदर बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन डबल हो जाएगी ना। तो उस टाइम को क्या बोला जाता है बैक्टीरिया के केस में, जनरेशन टाइम। तो यानी कि इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया बिकम्स डबल। बैक्टीरिया बिकम्स डबल, कि कितने टाइम में कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना। तो देखो जब टाइम t इज इक्वल टू टी जनरेशन लिखूंगा तो ये जो b प्लस एक्स है किसके बराबर होना चाहिए, 2b के बराबर। तो सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यहां से भी k निकालेंगे तो सेम ही बनेगा 0.693 के। क्यों टी जनरेशन लिखो ना, टी जनरेशन इज 0.693 डिवाइडेड बाय के, या फिर ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय के बोल सकते हैं ना। तो सेम ही है, यानी कि टी जनरेशन पे इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। जैसे उसमें हाफ लाइफ था, यहाँ पे क्या होता है, जनरेशन टाइम। तो बैक्टीरियल ग्रोथ रिएक्शंस में बस ये याद रखना कि टाइम के साथ बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन क्या हो रही है अभी, इंक्रीज। तो जहां पे हम माइनस डी ए बाई डी टी लिखते थे, यहाँ पे क्या होगा, डी बी बाई डी टी, प्लस का साइन आएगा क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी ना। ठीक है, ऐसे एक इसमें होता है अपना रेडियो एक्टिव रिएक्शंस की बात करते हैं ना, जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ऑल्दो हम रेडियो एक्टिविटी पढ़ने वाले हैं, पूरा अलग से चैप्टर बना के इसमें टॉपिक, काइनेटिक्स खत्म होने के बाद फिजिक्स में भी आता है वो, मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। ठीक है, पर यहाँ पे एक जनरल बात कर लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो, कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन भी क्या फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की बात हम वहां करेंगे रेडियो एक्टिविटी में ना इसकी। पर एक जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं कि कहीं अगर क्वेश्चन काइनेटिक्स में फंस गया तो क्या होगा ना। तो ये भी क्या करता है, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। वो क्या करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है ना। तो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ए था, टाइम के साथ क्या हो रहा होगा, डीकंपोज हो रहा होगा, और किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, अभी प्रोडक्ट में। ठीक है, तो अगर टाइम जीरो पे इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट है। ठीक है, और किसी टी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए, एन टी।
तो हम जैसे AT लिखते थे वैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, NT इज इक्वल टू N नॉट E टू दी पावर माइनस ऑफ KT की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, लैम्डा T आता है। ठीक है, अगर लॉग वाली टर्म में लिखना तो भी लिख सकते हैं, क्या बनेगा, लैम्डा इंटू में T इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ N नॉट डिवाइडेड बाय NT आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लैम्डा होता है उसको क्या बोलते हैं, डीके कांस्टेंट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लैम्डा का नाम क्या होता है यहाँ पे, इट इज डीके कांस्टेंट, या फिर इसको क्या बोलता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, कुछ भी बोल दो इसको। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट अगर बात करें हाफ लाइफ की, तो हाफ लाइफ भी यहाँ पे सेम ही आएगा। जैसे वहां हाफ लाइफ आता था ln ऑफ 2 बाई के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। बस यहाँ एक नई चीज आएगी, एवरेज लाइफ। एवरेज लाइफ को हम डिराइव भी कर लेंगे, है ना, एवरेज लाइफ आता है 1 बाय लैम्डा। ठीक है, तो एक एवरेज लाइफ में फिर आगे बात करेंगे कितना परसेंट डीकंपोजिशन हो जाता है, वो सारी बात अपन किसमें कर लेंगे, रेडियो एक्टिविटी में। बस ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है ना। तो सेम जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में AT और A नॉट होता था, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात हो रही है, NT और N नॉट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अपने पास केस कौन सा था, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। फिर देखना जेई एडवांस के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में दो चीजें आती हैं, एक पैरेलल काइनेटिक्स आता है और एक कौन सा, सीरीज रिएक्शन आता है ना। तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, पैरेलल रिएक्शंस की। तो इंपॉर्टेंट है, उसका डेरिवेशन भी करेंगे हम, पर लास्ट में जो उसका कंक्लूजन लिखे ना, खुद कैसे अपन उसको लिखना सीखे। ठीक है, तो उससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्या होंगे, आसान होने वाले हैं ना। तो देखो हेडिंग डालते हैं अपन, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो पैरेलल रिएक्शंस कौन सी होती है, जैसे क्या था, ए किस में कन्वर्ट हुआ, बी में, और ए ही किस में डिसोसिएट हुआ, सी में। तो देखो ए से बी इंडिविजुअल रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है उसको मैंने K1 बोल दिया, और ए से सी को क्या बोल दिया, K2। ये देखना इंडिविजुअल रिएक्शन के रेट कांस्टेंट है, ये ओवरऑल ए के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट नहीं है ना। तो मान लो अगर टाइम 0 पे इसकी कंसेंट्रेशन कितनी थी, A नॉट की मान। ठीक है, किसी टी टाइम पे क्या हुआ होगा, इसमें से कुछ x खत्म हुआ, मतलब बी एक्स बन रहा था ना, और ये y बन रहा था, तो यहां से y भी खत्म हुआ होगा। तो इसमें से कितना खत्म हो गया, ए नॉट माइनस एक्स माइनस वाई। तो मेरे को यहां से ये बात पता चली कि जो मेरा AT है, कंसेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, वो क्या चीज है, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ऑफ वाई। तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, माइनस का साइन लेके चलता हूं, तो मैंने लिया माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, यानी कि डी ए टी बाई टी। अच्छा, डी ए नॉट बाई डी टी तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो यहाँ ये क्या बन गया होगा, डी एक्स बाई डी टी, और प्लस क्या बन गया होगा, डी वाई बाई डी टी। क्लियर है बात। अच्छा, यहां से देखोगे डी एक्स बाई डी टी तो क्या चीज है, अगर मैं इसको अगर एक बार मार्क कर लूं, आगे लिख लेंगे इसको दोबारा ना, कि जो x कंसेंट्रेशन है तो b की कंसेंट्रेशन थी, तो मेरे को दिख रहा है कि जो dx बाई dt है वो तो db बाई dt है। और देखना ये दोनों तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स थे, ये वाला भी अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये वाली भी अपनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर इंडिविजुअल ए से बी रिएक्शन में मेरे को रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी लिखना हो डीबी बाई डी, तो वो क्या बनेगा, K1 इंटू में कंसेंट्रेशन ऑफ ए। ऐसे अगर मेरे को dy बाई डी लिखना हो तो वो क्या बना होगा, इट इज dc डिवाइडेड बाई dt, क्योंकि y तो c की कंसेंट्रेशन थी, और वो सेकंड रिएक्शन क्या होगी, K2, और कितना, कंसेंट्रेशन ऑफ A। तो अगर इन दोनों को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में वापस से सब्स्टिट्यूट करूं, तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या बन गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी की जगह आ गया K1 इंटू में A, और प्लस K2 इंटू में A। तो यहां से कंसेंट्रेशन ऑफ ए कॉमन निकालने, K1 प्लस K2 बच गया होगा, तो अपन क्या करते हैं, माइनस डी ए डिवाइडेड बाई ए, रीअरेंज कर देते हैं। यहां पे क्या आ गया, ये K1 प्लस K2 इंटू में dt। अगर दोनों तरफ फिर से इंटीग्रेट कर दिया जाए, टाइम 0 पे कंसेंट्रेशन ए नॉट, टाइम t पे कंसेंट्रेशन ए टी, तो क्या सेम ही बन गया, जहां पे k आना था वहां पे अब K1 प्लस K2 आने लग गया।
तो अपन डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं क्या, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय टी। तो अपने पास आ गया कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय टी। अब एक बात देखना, यहां से अगर मेरे को इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा निकालना होता, तो अल्फा का फॉर्मूला अपने को फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। तो यहां पे अब k की जगह क्या आने लग रहा है, अभी माइनस ऑफ k1 प्लस k2 हो जाएगा। तो देखना इसका मैं आगे यूज करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहीं पे इसका अल्फा लिख के छोड़ दिया कि अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए क्या चीज है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू टी। अब जैसे ही मैंने इसको यूज किया, अब मेरे को चीजें निकालनी है इसके अंदर, क्या भी कंसंट्रेशन ऑफ बी निकालना था किसी टी टाइम पे। तो एक कोशिश करते हैं, मैंने लिखा डीबी बाई डी टी, है ना, मैंने निकाल रखा है यहाँ पे डीबी बाई डी टी किसके बराबर था, देखो पहले कॉलम में k1 इंटू ए, सबसे नीचे लिखा मैंने यहाँ k1 इंटू में ए। तो अब यहाँ पे मैं ए की कंसंट्रेशन रख दूं, तो dB बाई डी टी इज इक्वल टू k1 इंटू ए की जगह रख दिया मैंने ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू में टी। सही। अब मैं यहां से क्या करता हूँ, dB को तो छोड़ देता हूँ, इधर इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना। k1 इंटू ए नॉट तो हो गया कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन में क्या आएगा, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू टी। टी के रिस्पेक्ट में हमने इंटीग्रेट करना है। टाइम जीरो पे बी की कंसंट्रेशन जीरो, और किसी टाइम टी पे बी की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बी टी। तो यहां से तो बनेगा बी टी, ये आ गया मेरा k1 इंटू में ए नॉट। अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा क्या बनेगा, ई टू दी पावर, देखो थोड़ा सा मैथमेटिक्स अपने को आना चाहिए ना, k1 प्लस k2 इंटू में टी, नीचे क्या आएगा भाई, माइनस ऑफ k1 प्लस k2। अच्छा लिमिट क्या लगेगी, जीरो से लेके टी तक, ठीक है। स्क्रीन पोज करके चाहे यहां तक नोट कर लेना, और उसके बाद मैं अगली स्क्रीन पे चल रहा हूं तो मैं इसी के अंदर लिमिट पुट करूंगा। टी पुट करूंगा तब क्या आएगा, जीरो पुट करूंगा तब क्या आएगा। देखो अगर मैं k1 प्लस k2 बाहर ही निकाल रहा हूं पहले ना, तो बी टी बन गया मेरा k1 इंटू में ए नॉट, चाहे मैं फिर से लिख देता हूँ, k1 प्लस k2 मैंने बाहर निकाल लिया ना, तो मेरे पास क्या बच गया अंदर, माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू टी, और जीरो से लेके टी तक, ठीक है। अच्छा जब टी पुट करूंगा तो यही आएगा, और जीरो पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ वन, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा k1 इंटू ए नॉट अपॉन में k1 प्लस k2। क्या एक स्टेप स्किप कर दूं भाई, क्या डायरेक्टली यहां से लिख दूं, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू में टी। तो ये मेरा आ गया कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, ठीक है। अब मैं ना इससे आगे एक बार कंसंट्रेशन सी लिखता हूं, और फिर इससे एक बड़े ऐसा कंक्लूजन निकाल के लाऊंगा। यहां से देखना, अगर मैं कंसंट्रेशन ऑफ सी के लिए जाता तो मेरे को डी सी बाई डी टी लिखना पड़ता, तो मेरा आता k2 इंटू में कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो देखना सब कुछ सेम चल रहा था, जहां पे ऊपर k1 इंटू ए नोट आ रहा है वहां पे k2 इंटू ए नोट आने लगता। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, सिमिलरली ऊपर सी वाले बी वाले से देखते हुए सी टी इज इक्वल टू, और सब कुछ सेम आएगा, बस ऊपर k1 की जगह क्या आ जाएगा, k2, नीचे क्या रहेगा, सेम k1 प्लस k2, और ब्रैकेट में भी यही रहेगा, ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू में टी। ये सब कुछ क्या चलने वाला है भाई, सेम है। तो मेरे पास ये आ गया कंसंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी। अब एक बात देखना, मैं यहां से बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल के लाता हूं बीटी और सीटी से। क्या कंक्लूजन है मेरे पास, अगर मैं अल्फा निकाल के जो लाया था, अल्फा आया था मेरा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू में टी। देखना अगर मैं इसको इनिशियल कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दूं, या इनिशियल नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पे तो ये क्या बन गया होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए का ही था, एक्स बाय ए होता है ना, तो वो ए मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया, वो अपना ए नॉट ही बोल दें इसके, वही कंसंट्रेशन इनिशियल वाली, और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ
K1 प्लस K2 इंटू में T। तो अब ध्यान से देखना, क्या इन दोनों के अंदर ये मल्टीप्लाई तो आई तो रहे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BT को अगर मेरे को लिखना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B एट एनी टाइम T, तो क्या बना, ध्यान से देखना, ये बना K1 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। देखो कितना आसान कंक्लूजन बन गया, पूरा फॉर्मूला तो रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी अब। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी निकालने हो तो वो क्या बना भी अपना K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। या कंसंट्रेशन में चल रहे हो तो कंसंट्रेशन की बात कर देंगे, क्योंकि वॉल्यूम वॉल्यूम तो दोनों तरफ ही आने वाला है, इधर कंसंट्रेशन तो उधर भी क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो क्या कितना एक सिंपल सा कंक्लूजन बन गया। तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हम इसी को ही यूज करने वाले हैं। पर देखना ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी अपने को वो ना लिख के दे, कॉफिशिएंट ना लगाए, सिंपल ए से बी ए से सी दे दे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई कॉफिशिएंट लगा दे 2A से 3B, तो फिर हम कैसे फॉर्मूलाज को लिखें, तो उसकी भी बात कर सकते हैं। तो उससे क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फिर से इसी फॉर्म में निकालना सीखेंगे ना, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड की फॉर्म में अपने को कैसे लिखना है ना। तो देखो, अगर अपने पास, पहले तो मैं सिंपल ए से बी और ए से सी का ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिखना सिखाता हूं तुम्हें कैसे लिखना है। कैसे लिखना है अपने को, कि अगर अपने पास यही रिएक्शन होती, पहले केस एक लेते हैं जहां पे यही है ए से बी और ए से क्या अपना सी, ये K1 और ये बड़ा K2। ठीक है, सिंपल अपने पास रिएक्शन थी। अगर मैं इसी से लिखना सिखाऊं तुम्हें कि कैसे यहाँ पे मैं नोट करूं, तो अगर मेरे को लिखना हो, पहले मैं लिखता हूं K ओवरऑल, है ना। ओवरऑल K क्या होगा, K1 प्लस K2, क्योंकि यहाँ पे क्या है अभी A का कॉफिशिएंट 1 है, तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2 आ जाएगा ना। तो ये K ओवरऑल हो गया, तो ये A के लिए आ गया। तो सीधा अगर AT की कंसंट्रेशन लिखनी होगी तो AT इज इक्वल टू A नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ K ओवरऑल इनटू में T। तो लो, कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम T आ गया। अगर कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T लिखना हो ना, तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। क्या करना है अपने को, B का कितना पार्ट आ रहा था, B से K1, तो ऊपर तो आ जाएगा K1। ठीक है, नीचे क्या आएगा, K ओवरऑल। K ओवरऑल इज K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय, फिर वही अल्फा वाली कहानी ना, A नॉट 1 माइनस ई टू द पावर, अगर तुम्हें पूरा लिखना हो भी ना, माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू में T। वही सेम अल्फा लिख दो, अल्फा इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस K ओवरऑल इंटू T। ऐसे CT लिखना हो तो C के लिए कितना पार्ट है अभी, K2 वाला पार्ट है, अपॉन में K ओवरऑल इज K1 प्लस K2 इंटू में A नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस ऑफ K1 प्लस K2 इंटू में T। तो अपन डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम T, कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम T। अब ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर मेरे से पूछ ले ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए, ऐसी चीजें भी तो पूछ सकता है अपने से। अगर मेरे को बोले ओवरऑल हाफ लाइफ ऑफ ए, तो अगर ए की ओवरऑल हाफ लाइफ बोले तो वो हम कैसे लिखते हैं, हाफ लाइफ ऑफ ए इज सेम फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय में ओवरऑल रेट कांस्टेंट, तो क्या हो गया होगा K1 प्लस K2। तो इसको बोलते हैं हम ओवरऑल हाफ लाइफ। ऐसे क्या होती है, पार्शियल हाफ लाइफ भी होती हैं, है ना, कि ए से बी के लिए पार्शियल हाफ लाइफ क्या होगी, ए से सी के लिए पार्शियल हाफ लाइफ क्या होगी। तो पार्शियल हाफ लाइफ को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है ना, मैंने लिख दिया टी हाफ ऑफ, मेरे को सिर्फ इसके लिए लिखना है ए से बी के लिए, तो वो क्या होगा ln ऑफ 2 ए से बी का रेट कांस्टेंट K1। अगर मेरे को पार्शियल हाफ लाइफ ए से सी की लिखनी हो तो क्या होगा भाई, ln ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय में इसका रेट कांस्टेंट क्या, K2। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल हाफ लाइफ लिख सकते हैं ना। अगर मेरे पास अब यहाँ कुछ कॉफिशिएंट्स लगे होते हैं ना, ए के आगे भी, बी के आगे भी, सी के आगे भी, तो फिर मैं किस तरीके से उसको लिखता, तो वो भी बड़ा आसान है लिखना। देखो कैसे लिखते हैं उसमें हम, अगर अपने पास क्या है, रिएक्शन लेते हैं अपन, N1 ले लिया कॉफिशिएंट इसका कोई ना, ए, ठीक है, और यहां ले लिया N2B, इसका कॉफिशिएंट N2 है,
N3C, इसका कोफिशिएंट कितना है N3, तो ये K1 और ये वाला K2। तो अब फिर से अगर मेरे को ओवरऑल क्या लिखना होगा भाई, K लिखना होगा, है ना, K ओवरऑल, तो वो लिखने का तरीका क्या है, जो A का कोफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय K1 प्लस K2। तो ये ओवरऑल रेट कांस्टेंट किसका आ गया, ए का आ गया ना। तो अब इसके लिए अगर मैं अब डायरेक्टली कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम टी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के की जगह क्या आ जाएगा, के ओवरऑल। तो n1 टाइम्स k1 प्लस k2 इंटू में टी, ये आ गया। अगर मेरे को लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ बी एट एनी टाइम टी, ध्यान से देखना बी के लिए पार्ट कितना मिल रहा होगा यहां से इसको, n2 मल्टीप्लाइड बाय k1 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कितना था, n1 टाइम्स k1 प्लस k2 इनटू में फिर आगे कहानी सेम है, ए नॉट और क्या होगा अभी ब्रैकेट के अंदर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला फैक्टर ना, तो e टू द पावर माइनस ऑफ k ओवरऑल वाला n1 इंटू के वन प्लस के टू इंटू में t। अगर मेरे को लिखना होगा कंसंट्रेशन ऑफ c एट एनी टाइम t, तो क्या आएगा, इसको कितना पार्ट मिल रहा है n3, तो n3 इंटू में k2 डिवाइडेड बाय में n1 इंटू में k1 प्लस k2 मल्टीप्लाइड बाय a नॉट 1 माइनस e टू द पावर माइनस ऑफ n1 k1 प्लस k2 इंटू में t। तो ये क्या आ गया मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ a एट एनी टाइम t, कंसंट्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t, ठीक है, और ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम t। तो मैं डायरेक्टली इसमें फॉर्मूले लिख सकता हूं ना। और ये जो A नॉट इंटू वन माइनस वाला पार्ट है ना, ये क्या अपना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिसोसिएटेड। अब यहां पे अगर कई बार अपने से ऐसी भी चीजें पूछ सकता है भी, अगर मैं तुम्हें ऐसे बोलूं कि मेरे को बताओ परसेंटेज ऑफ B इन मिक्सचर ऑफ B एंड C, कि B और C के मिक्सचर में B का कितना परसेंटेज है। तो B का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, अगर मैं परसेंटेज ऑफ B लिखूंगा तो ये कंसंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t अपॉन में BT प्लस CT मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि B और C में बताना है सिर्फ मिक्सचर में कितना परसेंटेज B का है। तो देखो मैं डायरेक्टली यहां से लिख सकता हूं कि BT की वैल्यू क्या बनी होगी यहाँ पे, N2 इंटू K1, और नीचे ये N1 टाइम्स K1 प्लस K2 तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ऐसे लिख सकता हूँ B वाला तो फैक्टर आएगा ऊपर N2 K1, ठीक है, नीचे फैक्टर क्या बनेगा अभी, N2 इंटू K1 प्लस N3 इंटू में K2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये मेरा क्या आ गया, परसेंटेज ऑफ B इन मिक्सचर ऑफ B एंड C। अब देखो ऐसे मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ C भी लिख दूं क्या इसी में, तो परसेंटेज ऑफ C लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, CT अपॉन में BT प्लस CT मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज ऑफ C क्या बनेगा भाई, यहां से N3 इंटू में K2 अपॉन में N2 इंटू में K1 प्लस N3 इंटू में K2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ C इन मिक्सचर ऑफ B एंड C। तो देना बड़ा सिंपल सा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम ओवरऑल के लिखना है अपने को। तो ओवरऑल के लिखने का तरीका क्या, दोनों के रेट कांस्टेंट को जोड़ो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो जो ए का कॉफिशिएंट है, तो वो ओवरऑल के हो जाएगा। तो अगर मेरे को एटी लिखना होगा तो एटी इज इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस ऑफ के ओवरऑल इंटू टी, तो मैं लिख दिया के ओवरऑल इंटू में टी। बीटी लिखना होगा ना, तो जितना बी का कॉफिशिएंट है मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट कांस्टेंट, मतलब उतना पार्ट तो बी को मिल रहा है, डिवाइडेड बाय के ओवरऑल मल्टीप्लाइड बाय अल्फा वाला पार्ट ना, ए नॉट इंटू में 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के इफेक्टिव वाला यानी कि के ओवरऑल इंटू टी, तो माइनस ऑफ n1 k1 प्लस k2 इंटू टी। ऐसे सिमिलरली किसके लिए लिख सकते हैं, सी के लिए लिख सकते हैं। तो ये अपन एक किसी के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच लिखना सीख लिया ना। तो अगर इस पे क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही इजी क्वेश्चन आएगा जिसको हम बहुत एक लाइन में सॉल्व कर पाएंगे। जैसे मैं तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाता हूँ इस पे, कि इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पैरेलल पे पूछता है ना अपने से। तो मान लो अपने कुछ भी एक रैंडम क्वेश्चन दिया कि 3a से 2b 5c, इसका रेट कांस्टेंट बोल दिया k1, इसका रेट कांस्टेंट बोल दिया k2, और अपने को k1 बाय k2 की वैल्यू दे दी कितनी, 3/2, ठीक है।
और टाइम 0 पे ए के कितने मोल दे दिए अपने को, 10 मोल दे दिए। ठीक है, क्या बोला इसने कि कैलकुलेट नंबर ऑफ moles of B and C formed at T half of A, कि जब A का हाफ लाइफ आया तो कितने नंबर ऑफ मोल्स B और C के बने होंगे ना। तो देखना, अगर मैं लिखूं एट T हाफ ऑफ A, तो यानी कि 10 मोल थे, तो आधे डिसोसिएट हो गए होंगे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। अपने को इतने पता चल गए, ये कितने आगे, 5 आगे। अब इसी से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं ना। तो देखो यहां से अगर तुम के ओवरऑल लिखोगे तो के ओवरऑल बताओ कितना बनेगा, क्या 3 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 बनेगा क्या? इतनी बात तो पता चल गई भी। अब अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, तो बी को कितना पार्ट मिलने वाला है, बी का कोफिशिएंट है 2, तो 2 इंटू में K1 अपॉन में ओवरऑल 3 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड में सीधा लिख दूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। देखो आंसर आ जाएगा अभी एक ही लाइन में ना। देखो क्या, ये 2/3 K1 इंटू में K1 प्लस K2, देखो ये रेशो गिवन था 3/2, तो कितना बन गया होगा 3/5, 5 मोल डिसोसिएट हो रहे हैं। तो देखो सॉल्व करो कितना कैंसिल हो गया, यहां से 2 मोल आंसर आ गया क्या, यहां से कितना आंसर आ गया, 2 मोल। तो यानी कि बी के कितने मोल बने, 2 मोल बने। ऐसे अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल ऑफ सी फॉर्म, तो सी के लिए कोफिशिएंट 5 है, तो 5 टाइम्स ऑफ K2 अपॉन में ओवरऑल कितना है 3 टाइम्स ऑफ K1 प्लस K2 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिसोसिएटेड। कर दो अप्लाई, क्या बना होगा, देखो 5/3 K2 अपॉन K1 प्लस K2 कितना बन गया होगा 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो कितने मोल आ गए भी यहां से 10/3 मोल आ गए, है ना। तो यहां से अब सीधा अपने पास ये आंसर आ गए। यही तो अपने से पूछ रहा था कि बताओ ए के कितने मोल और बी के कितने मोल और सी के कितने मोल। तो अगर मैं लिखूं नंबर ऑफ मोल ऑफ बी फॉर्म, जब हाफ लाइफ तो कितने मोल आए, 2 मोल, और नंबर ऑफ मोल ऑफ सी फॉर्म्ड कितने आ गए अपने पास 10/3 मोल। तो डायरेक्टली हम क्या ला सकते हैं, इसमें आंसर ला सकते हैं। देखो देखो बड़ा लंबा मेथड होता अगर हम एक्सपोनेंशियल वाली चीजें यूज करके चलते हैं ना। तो इससे अपने पास क्या आ गया, 2 लाइन में आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो देखो आज क्लास के बाद इसी चीज को करना, जो पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर वाला काइनेटिक्स है, एक बार कुछ भी हाइपोथेटिकल इक्वेशन बना के खुद उसमें कंसंट्रेशन ऑफ ए, उसका अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी और कंसंट्रेशन ऑफ सी एक बार लिख के देखना, और फिर एक बार ऑब्जेक्टिव अप्रोच को जरूर पढ़ना ना। फिर जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इस पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक तरीका बता दिया कि इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। तो मेडिकल में चांसेस कम होते हैं इन क्वेश्चंस का आने के, पर जेई एडवांस में, जेई मेन में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।